हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज फिर से मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए 6 दिसंबर 2022 की पहली शिफ्ट में होने वाली एसएससी सीजीएल की परीक्षा के जीएस और जीके के क्वेश्चंस की एनालिसिस और डिटेल डिस्कशन को लेकर। चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो कि जीएस और जीके में पूछे गए हैं, और इन क्वेश्चन की एनालिसिस करने के बाद हम लोग अगले आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, या फिर एसएससी सीजीएल के अगली शिफ्ट में आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनकी बात करेंगे और उनमें किस तरह के क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना देरी लगाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए एक रासायनिक नाम जरूर आ रहा है। आपने अगर पिछली शिफ्ट के सभी पेपर्स देखे होंगे तो आप पाएंगे कि हर एक शिफ्ट में एक रासायनिक नाम, मतलब एक केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है Na2CO3.10H2O। ये तो होता है केमिकल फार्मूला। इसको कहते हैं, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका नाम होता है। ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन में आपको नाम दे रखा हो ऐसे करके तो याद रखना है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये जो 10H2O है ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो कि सोडियम कार्बोनेट के साथ रहते हैं। अब आपको इसके अलावा और भी कुछ मतलब केमिकल कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए। देखिए वॉशिंग सोडा पूछा है तो किसी शिफ्ट में बेकिंग सोडा पूछेगा, तो बेकिंग सोडा का हो जाएगा NaHCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी पूछ लेगा कास्टिक सोडा का, कभी पूछ लेगा आपका जो है ना ब्लीचिंग पाउडर का, तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कभी पूछ लेता है क्विक लाइम का, तो क्विक लाइम का होगा CaO, और स्लैक लाइम का होगा CaOH का होल ट्वाइस। तो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के टाइम पर पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय थे और लॉर्ड लिटन के टाइम पर इसको 1878 में पारित किया गया था। ये आपको पता होगा। इसको देशी भाषा अधिनियम भी कहा गया। ठीक है ना, मतलब जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाएं और अखबार थे उन पर अंकुश लगाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1878 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर बाद में इसी को लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन ने आकर के इसको 1881 में क्या कर 1881 में क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। ठीक है ना, इस कानून को निरस्त कर दिया था 1821 में। किसने, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है ना, लॉर्ड रिपन ने, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पर ये लगाया गया था और लॉर्ड रिपन के टाइम पर ये निरस्त कर दिया गया था। 1878 में लगा था और 1881 में इसको निरस्त कर दिया गया था। ये कानून था कि देशी जो भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाएं थे उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन था हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हमारे कौन है, सुमन के बेरी हैं भाई। ठीक है ना, सुमन के बेरी इस समय उपाध्यक्ष हैं किसके, नीति आयोग के। ठीक है ना, नीति आयोग मतलब यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के जो आपके उपाध्यक्ष हैं वो सुमन के बेरी हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है, इन्होंने जगह ली है राजीव कुमार की। इनसे पहले जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, राजीव कुमार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो यामिनी कृष्णमूर्ति एक नर्तकी हैं जिनको नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने बहुत से पुरस्कार जो है ना जीते हैं। आपको बता दूं कि पहली बात, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंध रखती हैं, तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दो नृत्य हैं। ठीक है ना, भरतनाट्यम कहाँ का है आप जानते होंगे, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना, तो इन दो नृत्यों से संबंध रखती हैं कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनको 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2016 में। ठीक है ना, 2016 में यामिनी कृष्णमूर्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण। इससे पहले इनको पद्म श्री भी मिल चुका, पद्म भूषण भी मिल चुका था, और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य भी है जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। अभी हमारे पास जो है ना शास्त्रीय नृत्य जो है यानी कि क्लासिकल डांस की कितनी फॉर्म्स हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिकल डांस की हमारे पास अभी 9 फॉर्म्स हैं। वैसे ये
मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री ने 9 फॉर्म्स को लिया है। उससे पहले तक 8 फॉर्म हुआ करती थी। अभी रिसेंटली जो है ना कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो है छऊ नृत्य को भी क्लासिकल डांस में ऐड कर दिया है। तो अगर कल्चरल मिनिस्ट्री की साइड को देखते हुए हम लोग बात करें तो 9 नृत्य ऐसे हैं, 9 डांसेस ऐसे हैं जिनको कि क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा गया है। आपको उन क्लासिकल डांस के सबके बारे में पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है ना, कथकली कहाँ का है, केरला का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरला का है। तो केरला के 2 हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। और आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है, ठीक है ना। सत्रिया कहाँ का है, असम का है, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली छऊ को भी जो है ना किसमें क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रख लिया गया है, ठीक है। तो आपको 9 के 9 क्लासिकल डांसेस पता होने चाहिए और वो किस राज्य से संबंधित हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो सब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम के लिए है, ठीक है ना। तो फ्रीडम का आपके मतलब हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स में से एक आर्टिकल 19 की बात करते हैं हम लोग कि फ्रीडम किस किस चीज़ की फ्रीडम है। तो बताएंगे 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और ये स्वतंत्रताएं किस किस तरह की हैं आपको पहला मतलब अगर मैं कहूं तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, मतलब बोलने की स्वतंत्रता है। कहीं भी देश में आने जाने घूमने की स्वतंत्रता है। देश के अंदर किसी भी हिस्से में रह करके अपना जीविका उपार्जन करने की स्वतंत्रता है। तो इस तरह से आपको आर्टिकल 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है ना। 6 फ्रीडम दी गई हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था कितने प्रकार की, ये नहीं पूछा था कौन कौन सी दी गई, बस पूछा था कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो सुनंदा नायर का संबंध जो है वो मोहिनीअट्टम से है। मैंने अभी आपको बताया कि मोहिनीअट्टम जो है वो कहां का है, केरला का है, ठीक है ना। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है, केरला का नृत्य है मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं आपकी कौन, सुनंदा नायर, ठीक है ना। तो मोहिनीअट्टम सारे के सारे क्लासिकल डांस मान के चलिए कितने इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। इनमें तो आप सोच ही नहीं सकते। तो आप जितने भी क्लासिकल डांस हैं उनके क्या क्या याद करना है आपको, क्लासिकल डांस, उनका स्टेट और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियों के नाम। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ बिरजू महाराज किस क्लासिकल डांस से संबंध रखते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिरजू महाराज का संबंध किस क्लासिकल डांस से है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और बहुत मजे लेकर के इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया कि हड़प्पा के 2 बड़े हिस्सों को क्या कहा जाता है। तो हड़प्पा जो शहर था ना उसमें यानी जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है ना, उस सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में अक्सर शहरों को 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता था। एक ऊपर की तरफ ऊंचा हिस्सा होता था और एक नीचे की तरफ हिस्सा होता था। जो ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा होता था उसको सिटाडल कहा जाता था, ठीक है ना। ऊपर वाले हिस्से को यानी कि ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, ये 2 चीजें होती थी। तो ऊपरी हिस्सा जो होता था ना, एक शहर का बड़ा हिस्सा, तो एक शहर के 2 बड़े हिस्से होते थे। ऊपरी हिस्सा, इसको हम लोग गढ़ कहते थे। गढ़ मतलब यानी कि सिटाडेल, ठीक है ना, सिटाडेल कहा जाता था इंग्लिश में, ठीक है ना, सिटाडेल। और दूसरा वाला जो नीचे का हिस्सा होता था उसको निचला शहर कहा जाता था, ठीक है ना। तो नीचे के हिस्से को क्या कहा जाता था, नीचे के हिस्से को कहा जाता था निचला शहर, ठीक है ना, निचला शहर या निचला नगर, ठीक है ना, ये कहा जाता था। तो हड़प्पा शहरों के 2 अक्सर जो स्ट्रक्चर थे वो 2 स्ट्रक्चर में रहते थे। ऊपर का हिस्सा गढ़ होता था जिसको सिटाडेल कहते थे, वो वहाँ पर राजा महाराजाओं वाला एरिया होता था, मतलब आई मीन थोड़ी सी एलिट क्लास के लोग रहते थे। और निचला शहर जो है वो नॉर्मल आम लोगों के लिए हुआ करता था, निचला शहर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए सरोजिनी नायडू जो है, अगर आपसे यही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है इधर उधर घुमा फिरा के, कभी पूछ जाता है कि बताइए कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे उनकी अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कांग्रेस के अधिवेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी सरोजिनी नायडू ही थी। यानी सबसे पहली बार सरोजिनी नायडू को ही अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का
भारतीय की अगर बात करेगा। और अगर केवल पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। तो ये दो फैक्ट तो आपको अलग से याद करने हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो पूछा उसके हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगा। इसने पूछा कि बताइए सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपको बताना होगा कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? कानपुर अधिवेशन, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी सरोजिनी नायडू ने, ठीक है ना। तो सरोजिनी नायडू के बारे में और भी कुछ फैक्ट आप याद रख सकते हो कि सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सरोजिनी नायडू को उनकी कविता लेखन के लिए क्या भी दिया गया था? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब भी दिया गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की कोकिला, ठीक है ना, भारत की कोकिला का भी इनको खिताब दिया गया है, ठीक है ना। तो भारत की कोकिला मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब से भी सरोजिनी नायडू को नवाजा गया था, ठीक है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें से कहा गया कि अगले क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। देखिए, अच्छा सुचालक नहीं है मतलब आपसे पूछा था कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है। अब चार ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो उन चार ऑप्शन में आपको पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर नहीं है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से नहीं फ्लो करती उसको हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। देखिए, तीन तरह की चीजें होती है, कंडक्टर, एक इंसुलेटर और एक सेमी कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जिनसे बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, फ्लो कर जाती है, बहती है बड़ी आराम से। इनमें आते हैं आपके कौन? सिल्वर आता है, गोल्ड आता है और आपका कॉपर आता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम आता है। तो एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये गुड कंडक्टर हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर बात करें हम लोग दूसरे टर्म में, तो इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो जैसे आपका जो है ना मतलब प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, आपका लकड़ी हो गया, ये सब क्या हो गए? आपके इंसुलेटर होते हैं, ठीक है ना। सूखी लकड़ी जो होगी वो इंसुलेटर हो जाएगी, आपका प्लास्टिक जो होगी वो इंसुलेटर हो जाएगी। रबर जो है वो भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, वो भी बैड कंडक्टर की तरह से बिहेव करती है। तो एक हो गया मान लो गुड कंडक्टर जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दे, और एक होता है बैड कंडक्टर जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ना होने दे। तो ऑप्शन में रबर भी दिया हुआ था, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा रबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब यानी कि रबर जो है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है? तो एक ऑप्शन में रबर दे रखा था, तो रबर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। रबर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास नहीं होती, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल जो है राज शुक्ला जी, उनको किस आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। तो इनको यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इनको सदस्य नियुक्त किया गया है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। तो इसका मतलब आपको लगाना था आंसर, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है किसकी? राज शुक्ला जी की, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी की नियुक्ति हुई है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कानून और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। मतलब जो हमारे जो लॉज एंड पॉलिसीज होती हैं उनको कौन एग्जीक्यूट करता है। कार्यान्वयन मतलब कानून बनाने का काम किसी और का है, कानून और नीतियां बनाना किसी और का काम है। कानून और नीतियां बनाने का काम विधायिका का है। विधायिका आपके लॉज बनाती है, फिर उन लोगों को कौन इंप्लीमेंट करता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन पूछा था। कार्यान्वयन मतलब इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो कानून और नीतियां बन जाती हैं उनका कार्यान्वयन कौन कराता है। तो आप खुद समझिए कि कार्यान्वयन कौन कराता है? कार्यपालिका कराती है, ठीक है ना। कार्यपालिका, भाई आपने पढ़ा होगा ना, ये तीन है हमारे देश में ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना, और कार्यपालिका का काम होता है उस कानून का कार्यान्वयन करना, मतलब इंप्लीमेंटेशन करना। तो आपको तीनों पता होंगे, ठीक है ना। जुडिशरी और आपका एग्जीक्यूटिव और आपका लेजिस्लेचर, ठीक है ना। तो लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, और जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, और एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है क्या करना? नीतियों को और कानूनों को लागू करना, ठीक है ना, या उनको एक तरीके से क्या करना? उनको इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की। अगला क्वेश्चन पूछा था हमसे आम्र वर्षा यानी कि मैंगो शावर किस राज्य में होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी पूछ चुका है और बार बार आता रहता है। तो मैंगो शावर के बारे में आपको बताना था, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंगो शावर जो है वो आपकी कहां पर होती है? केरला में होती है, ठीक है ना। केरल राज्य में मैंगो शावर होती है, मतलब कि मानसून से कुछ पहले जो है ना वहां पर मैंगो शावर होती है केरला के अंदर। और कुछ हिस्सों में, कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में मैंगो शावर होती है, ठीक है ना। जो तटीय हिस्से होते हैं कर्नाटक के, जो तटीय हिस्से हैं
हैं उनमें भी देखी गई है कि वहाँ पर भी मैंगो शावर होती है, ठीक है ना। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, केरला में होती है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। फिर इसने पूछा था हमसे कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात क्या था, मतलब सेक्स रेशियो क्या था। सेक्स रेशियो मतलब कि एक तरीके से यानी महिलाओं और पुरुष का जो रेशियो था वो क्या था। तो महिला और पुरुष का रेशियो आपको बताना है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, लिंग अनुपात किसे कहते हैं कि भारत में बसने वाले 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं मौजूद हैं, इसको लिंग अनुपात कहते हैं, यानी कि सेक्स रेशियो कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, इसमें पूछा गया था कि 2011 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात क्या था। तो जाहिर है कि जनगणना से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आप जनगणना पे तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है, इसका आंसर होगा 919 यानी कि 919 थी, ठीक है ना। भारत का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में 919 था, और इससे पहले 2011 से पहले भारत में जनगणना 2001 में हुई थी। तो अगर मैं आपको 2001 की जनगणना के हिसाब से बताऊं तो उस समय लिंग अनुपात 927 था। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत की के अंदर जनगणना जब हुई 2011 में तो उस समय सेक्स रेशियो कितना था, 919। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था कि राग और लय के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। राग और लय के निर्माण में, तो राग और लय ये दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, आप समझ गए होंगे, गायन से रिलेटेड है, ठीक है ना। गाने से, गायन से रिलेटेड है, और गायन में राग की प्रवृत्ति लाने वाले, राग के लिए कौन जाना जाता है, राग का नाम आती है तो सभी को पता चल जाता है कि सर तानसेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब राग और लय के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने वाली जो शख्सियत है वो कौन थी, तानसेन, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है ये तो आपको पहले से पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो सभी को पता रहते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन मेरा आज की वीडियो का, बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड की बात कर रहा है। बैडमिंटन खेल के अंदर 3 तरीके के कार्ड दिए जाते हैं, एक येलो कार्ड, एक रेड कार्ड और एक ब्लैक कार्ड। आपको ध्यान रखना है, ये देखो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार, और स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, स्पोर्ट्स की शब्दावलियां आती हैं, स्पोर्ट्स में पेनल्टीज क्या क्या लग सकती हैं वो आती हैं, स्पोर्ट्स के रूल क्या होते हैं वो आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के अवार्ड क्या हो सकते हैं वो आ सकते हैं, और स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर अभी चैंपियन रहा है, मतलब वो सब चीजें। तो स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित तौर पर हर एक पाली में, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो आप भी इसको दिमाग लगा करके याद कर लीजिए। तो बैडमिंटन में 3 तरीके कार्ड दिए जाते हैं, मिसकंडक्ट के लिए, मतलब कुल मिलाकर के यानी कि खेलते समय किए गए दुर्व्यवहार के लिए 3 तरीके के कार्ड दिए जाते हैं। पहला नॉर्मल मिसकंडक्ट अगर आपने किया है, मतलब जैसे कि गेम में डिले करना, या फिर आपने बैडमिंटन मतलब रैकेट वगैरह को फेंक दिया, इस तरह के कामों के लिए आपको येलो कार्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद रेड कार्ड होता है, अगर ज्यादा मिसकंडक्ट किया है यानी कि ज्यादा दुर्व्यवहार किया है, उससे अपर लेवल का अगर दुर्व्यवहार है तो रेड कार्ड दिया जाता है, और अगर बिल्कुल ही आपने और अपर लेवल का मिसकंडक्ट किया है तो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको ब्लैक कार्ड दिया जाता है, ये बहुत ध्यान रखना है। तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे अयोग्यता से संबंधित है, यानी कि आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अगर आपको क्या मिल गया, डिस्क्वालिफिकेशन। एक मिनट, अगर आपको ब्लैक कार्ड यानी कि बैडमिंटन के किसी भी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलना, मतलब समझ लीजिए उसको गेम से डिस्क्वालीफाई कर देना, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन को शो करता है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज के इन 15 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझा होगा, और इनके आसपास के जो और अनदर फैक्ट्स थे उनको भी समझा होगा। कहने को मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन इसमें कम से कम आपने 25 क्वेश्चन तैयार कर लिए, क्योंकि इसके साथ साथ आपको और जैसे मान लीजिए शास्त्र रहते थे तो मैंने वो भी आपको बता दिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो यही क्वेश्चन जो है दोबारा पूछा सकता है कि बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करने वाले वायसराय का नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। इसीलिए इसको भारत की प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत के प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है किसको, लॉर्ड रिपन को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि लॉर्ड रिपन जो थे वो आपके उन्होंने 1881 में आकर के इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने जानी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आप वाकई में वीडियो से कुछ भी फायदा उठा रहे हैं, थोड़ा सा भी फायदा उठा रहे हैं, और आप वाकई में वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको कुछ सीखने जानने को मिल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोस को शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती हैं बहुत ही यूजफुल वीडियोस और बहुत ही यूजफुल कंटेंट। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये तो होगा कि आपको पुराने तरीकों पर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर सीखना है, जानना है, तो जो पुराने तरीके हैं वो तरीके बहुत कारगर हैं। हालांकि नए तरीकों की भी हम लोग शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा। आज के लिए इतना ही। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।